हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम आपको पहले करा चुके हैं कि परासरण दाब किसे कहते हैं या परासरण क्या होता है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है विलयन। इसमें हम आपको करा चुके हैं परासरण। परासरण क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का मूव करना परासरण कहलाता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह कह सकते हैं। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जैसे कि चीनी और पानी थे, दोनों ही अलग अलग एक पात्र में रखे हुए थे। पात्र में क्या लगा हुआ था? अर्धपारगम झिल्ली, और उसके में से जैसे ही चीनी के कण एक तरफ थे और जल भरा हुआ था, जल उस अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजर रहा था, तो ये क्या कहलाया? परासरण है। या हम ये कह सकते हैं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन जो थे, उन दोनों के मध्य में हमने क्या लगा दिया था? अर्धपारगम झिल्ली को लगा दिया था। उसमें से तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर मूव कर रहा था, तो इस विलयन को परासरण, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। अब परासरण दाब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करके ये करते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, जिसमें से स्वतः ही विलायक के कण मूव कर जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं कर पाते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या कहलाती है, क्या होती है? देखिए, अर्धपारगम झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वह झिल्ली जो अपने में से विलायक के कणों को आर पार जाने देती है परंतु विलय के कणों को नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। क्या समझ में आया? विलायक के कणों को तो आर पार जाने दे रही है लेकिन विलय के कणों को नहीं, तो क्या कहला रही है? अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जैसे कि देखो, हमने एक पात्र लिया है, जैसे हम कह सकते हैं बीकर लिया है, बीकर में हमने विलयन लिया है। क्या लिया है? विलयन लिया है, और विलयन के अंतर्गत हमारे पास किसी से मिलकर बना है? विलय प्लस विलाय से मिलकर विलयन बनता है। तो हमने क्या है, एक पात्र लिया, पात्र में हमने विलय और विलाय के दोनों के कण ले लिए या मॉलिक्यूल्स ले लिए। लेने पर हमने क्या किया कि इस पात्र में हमने उसके बीच में क्या लगा दिया? एक झिल्ली लगा दी, जिसे हम अर्धपारगम झिल्ली कह रहे हैं। अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंग्रेजी में बोलते हैं इसे। तो इसमें ऊपर सॉल्वेंट के कण हैं और नीचे इसमें दोनों के कण हैं, सॉल्यूट के भी कण हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या था? विलायक, और सॉल्यूट क्या था? विलय। तो हमने जैसे ही ऊपर देखा कि विलायक के कण नीचे की तरफ, किसमें से? अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपको हमने इसमें दो प्रकार से दिए, एक में से गोला बना दिया, इसमें स्पेस दिया गया है, और एक में स्पेस नहीं है, ठोस बना दिए गए। तो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, किसके कण? विलय के कण। तो विलायक के कण का नीचे की तरफ, या कह सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली में से होकर गुजरना, क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। या फिर वो अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है जिसमें से विलय के कण तो आर पार नहीं हो पाते हैं और विलाय के कण आर पार हो जाते हैं, वह अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं परासरण दाब की। परासरण क्या था? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करना परासरण कहलाता था। लेकिन अब क्या बात करेंगे हम? परासरण दाब की। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, यदि किसी विलायक को विलयन में से, किसमें से? विलयन में से, यदि किसी विलायक को विलयन में से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर विलायक का विलय की ओर परासरण रोकने के लिए जितना दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह परासरण दाब कहलाता है। क्या समझ में आया? हम वही बात कर रहे हैं कि अर्धपारगम झिल्ली थी, उसमें से जैसे ही विलायक के कण उसमें से मूव कर रहे थे अर्धपारगम झिल्ली में से, तो उनको मूव करने के लिए, रोकने के लिए जितना उस पर हम दाब लगाएंगे वह दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। देखिए, स्टार में देखेंगे, ध्यान देंगे कि परासरण क्रिया क्या होती है, परासरण दाब क्या होता है? परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। वही बात बताई गई है, जैसे ही विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जितना दाब लगाएंगे हम, वह परासरण दाब कहलाएगा। देखिए, परासरण दाब के लिए हमने एक चित्र बनाया है। इस चित्र में हमने क्या लिया कि एक पात्र लिया है, उसके मध्य में हमने क्या लगा दिया? अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है। एक तरफ हमने विलायक लिया, एक तरफ क्या लिया? विलय।
या बिलियन कह सकते हैं। ये क्या लिया? बिलियन, और आप बिलियन भी कह सकते हैं। इसे बिलियन और बिलाय दोनों हैं, इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है? बिलियन बना हुआ है। आप इसे बिलियन ही लिखेंगे क्योंकि बिलियन में से होकर हम विलाय के कणों को निकालेंगे। यहां पर क्या लगा हुआ है? अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, बिलियन है और विलाय है। बिलियन में तो बिलियन विलाय के दोनों के कण होते हैं। जैसे ही इसमें से विलाय के कण इधर मूव करते हैं, विलाय की तरफ और मूव करते हैं, तो जो इनकी फ्लोरी ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए जैसे ही विलाय के कण बिलियन की तरफ जाएंगे तो इनको रोकने के लिए क्या किया जाता है? पिस्टन लगा हुआ है। उसको क्या लगा हुआ? पिस्टन। पी पिस्टन है, इसमें हम दाब है, इसी जैसे हम दाब को रोकते हैं और बीच में उसका प्रेशर सेम का सेम बना रहता है, जिससे कि विलाय के कण बिलियन की तरफ मूव न कर पाए। तो क्या था? ये था परासरण दाब। जैसे विलायक है, विलायक जैसे इसमें अर्धपारगम झिल्ली में से मूव करेंगे, मूव करने पर इन दोनों को जो स्थिति है उसको बराबर रखने के लिए, बराबर रखने के लिए इसमें से हम पिस्टन का प्रयोग करते हैं, प्रेशर का प्रयोग करते हैं। तो वही बात सही है, परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब बिलियन पर लगाना पड़ता है वह दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब को समझने के लिए दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे बर्कले और दूसरे थे हार्टले। उन्होंने परासरण दाब के बारे में बताया कि परासरण दाब क्या होता है और इसे किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन्होंने निर्धारण करने के लिए अपनी एक विधि दी जिसे हम परासरण दाब निर्धारण करने की विधि बर्कले और हार्टले विधि भी कहते हैं। उन्होंने कब दी थी? 1904 में। 1904 में एक विधि दी थी बर्कले और हार्टले ने। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था, इस सिद्धांत में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक को बिलियन से अलग करके बिलियन पर जो दाब लगाया जाता है वह परासरण दाब कहलाता है। इस दाब को ज्ञात कर लिया जाता है। वो तो जो दाब लगाया था वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। क्या समझ में आया कि इस सिद्धांत में अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली की बात की जा रही है क्योंकि इसमें विलायक के कण आर पार हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक को बिलियन से अलग करके बिलियन पर जो दाब लगाया जाता है क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। उस दाब को नोट कर लेते हैं। तो इस विधि के बारे में बात करेंगे हम। इस विधि के बारे में बात करने से पहले आप इसके चित्र के बारे में देखेंगे कि ये क्या है? बर्कले हार्टले उपकरण का एक चित्र है। इसमें बताया गया है कि सॉल्यूशन लिया गया है। पूरे चित्र में पात्र है, ये स्टील का पात्र है पूरा। इसमें ऊपर सॉल्यूशन है और नीचे भी सॉल्यूशन लिया गया, बिलियन दोनों तरफ लिया गया और बीच में इसके में विलायक भरा हुआ है और इनके दोनों बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की परत लगी हुई है जो इसके अंदर पोरस ट्यूब के अंतर्गत लगी हुई है। और इसमें एक कैपिलरी ट्यूब के द्वारा जो फिसल पाइप है उसमें लगा हुआ, इसमें स्टॉप कॉप लगी हुई है और इसमें प्रेशर गेज भी है। जैसे ही आप उसमें हम प्रेशर देंगे, पिस्टन द्वारा पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन एक्सटर्नल प्रेशर जिसे बोलते हैं। जैसे हम इसमें दाब लगाते हैं तो उसके पाठांक को हम पढ़ लेते हैं। और एक कैपिलरी जिसे हम केस नली कहते हैं, इस प्रकार से इसमें लगी हुई है। जैसे ही विलायक के कण बिलियन की तरफ या बिलियन की तरफ मूव करते हैं और उसकी स्थिति को बरकरार करने के लिए जैसे ही हम इसमें प्रेशर डालते हैं तो उस पाठांक को पढ़ लिया जाता है। तो आइए हम इसकी विधि के बारे में जानते हैं। बर्कले हार्टले की जो विधि है, विधि के बारे में, बर्कले और हार्टले उपकरण में एक संरंध्र नली जिसे पोरस ट्यूब बोलते हैं, संरंध्र नली होती है जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगी होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या है? वो झिल्ली है जिसे हम अर्धपारगम झिल्ली भी कह रहे हैं। किसकी बनी हुई है? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई है। और कॉपर फेरोसाइनाइड का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से Cu और बड़े कोष्ठक में Fe और फिर Cl का होल 6। इसका अगर हम आईपीसी नाम देखें तो यह है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। ये फेरेट क्यों लगा हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस के अंतर्गत टूट जाता है, दो भागों से टूटते हैं, माइनस से टूटता है। तो हम बात कर रहे थे इस विधि की। बर्कले और हार्टले उपकरण में किसकी जो सेमी परमेबल है अर्धपारगम झिल्ली किसकी लगी हुई थी? कॉपर फेरोसाइनाइड की लगी हुई थी। और उसके अंतर्गत देखेंगे हम कि झिल्ली लगी होती है। यह संरंध्र नली स्टील के एक
मजबूत पात्र में लगी रहती है जो बाहरी कवच का कार्य करती है। इस पात्र में एक पिस्टन, जो मैं आपको बता रहा था प्रेशर के रूप में लिया जाता है, एक पिस्टन पी और दाब गेज लगा होता है। संलग्न नली के एक सिरे पर एक केस नली जो बता रहे केस नली तथा दूसरे सिरे पर फिसल फलन की आकृति की डांटदार, ये डांटदार फिसल पाइप है ये, तो फिसल फलन की आकृति की एक दांतदार नली लगी होती है। स्टील के पात्र में विलयन और संलग्न नली में शुद्ध विलायक भरा जाता है और प्राशन दाब के कारण जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश करता है, केस नली में विलायक के तल में अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने के लिए पिस्टन पी द्वारा विलयन पर दाब लगाया जाता है। जैसे इसमें से ये मूव करेगा और तुरंत फिर से पिस्टन का ये दाब लगाया जाता है। दाब लगाने पर क्या होता है, जिसे दाब गेज में पढ़ लेते हैं। जैसे भाई विलायक के कण थे, वो मूव करने के लिए, उनको रोकने के लिए या उनकी स्थिति को बरकरार रखने के लिए या फिर विलयन में प्रवेश रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसमें प्रेशर है, ये पिस्टन है, उसके द्वारा हम इसे दाब लगाते हैं और जैसे ही जिस प्रेशर पर हम इसे रोकते हैं उस दाब गेज में इसको पढ़ लेते हैं, इसके पाठन देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जिसे दाब गेज कहते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी वर्कले और हार्टली उपकरण की जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो दो विशेषताएं, इसकी मुख्य विशेषता कौन सी है। पहली विशेषता है इस विधि द्वारा प्राशन दाब का निर्धारण शीघ्रता से हो जाता है। क्या हो जाता है, शीघ्रता से कर लेते हैं इस्लाम, चाहे वो कैसा भी है। और दूसरी बात, इस विधि द्वारा उच्च प्राशन दाब के विलयनों के प्राशन दाब भी ज्ञात किए जाते हैं। किसी प्रकार के उच्च प्राशन दाब किसी प्रकार के हों, उनके भी हम प्राशन दाब ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, प्राशन दाब क्या होता है, फिर उसके बाद प्राशन दाब ज्ञात करने की वर्तमान विधि क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, हम आपको इससे आगे अगली क्लास में बताएंगे। आप अपनी कॉपी में स्पष्ट रूप से इनके चित्र और नोट डाउन करते चले। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।